डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जहां तुम हर दो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कोई बॉडी का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि उसका अवेलेबल डायमेंशन में थ्रू आउट द डायमेंशन मास फिल्ड अप है। 1D है तो पूरा वन डायमेंशन में मास, मतलब कहीं एम्प्टी स्पेस नहीं है, ठीक है। कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका पूरा सरफेस में मास अवेलेबल है। कोई बॉडी 3 डायमेंशनल है तो उसका पूरा वॉल्यूम में मास अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसको हम लोग रिजिड बॉडी और कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कई केस में कंटिन्यूअस बॉडी भी कहते हैं, कंटिन्यूअस मास, रिजिड बॉडी विथ कंटिन्यूअस मास। ठीक है, समझ में आ रहा बात क्या है? तो ऐसे केस में फॉर रिजिड बॉडीज with continuous mass distribution, उसका एमआई कैसे निकालेंगे? वहाँ तो हम एक रिजिड बॉडी में कितना पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। A rigid body is of how many point objects, चाहे वो 1 डायमेंशनल बॉडी हो, 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल, जब ये नहीं कह पाएंगे कि उसमें एग्जैक्टली कितना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तब तो फिर हम एक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एमआई लिख के उसको तो ऐड नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो तब क्या है, फॉर रिजिड बॉडी एमआई है ना, एमआई का तरीका है कि इंटीग्रेशन ऑफ one individual element part of it into square of its radius of rotation from its axis। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी रिजिड बॉडी का, जैसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कहते हैं कि सिग्मा mr स्क्वायर, where sigma mi ri square, where I varies from 1 to n, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल है, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर ऑल सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, राइट। और वही जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का बॉडी होगा तब हम जानते नहीं हैं कि कितना पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो वहाँ डीएम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। डीएम का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास पढ़ते समय भी बताया था मैंने। डीएम होता है एक रिजिड बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा, द स्मॉलेस्ट पार्ट आउट ऑफ अ रिजिड बॉडी, वॉट एवर बी इट्स डायमेंशन। अगर वो 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है तो डीएम एक सबसे छोटा सा लेंथ का मास है। अगर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है तो डीएम सबसे छोटा एरिया वाला सेगमेंट का मास है, ठीक है। अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशनल है तो वहां डीएम सबसे छोटा वॉल्यूमेट्रिक सेक्शन का मास है। यानी कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डीएम इज द मास ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द गिवन डायमेंशनल बॉडी विच इज डायमेंशनली सेम एज दैट ऑफ द गिवन बॉडी इज कंसर्न। गिवन बॉडी अगर 1D होगा तो डीएम भी 1D, गिवन बॉडी अगर 2D होगा तो डीएम भी 2D, ठीक है। और गिवन बॉडी अगर 3D होगा तो डीएम भी 3D का ही लेना होगा। क्लियर है इतना? बढ़िया। तो शुरू करते हैं एक रॉड से। तो चलो एक 1 डायमेंशनल रॉड पर चलते हैं सबसे पहले। 1D बॉडी, दैट इज यूनिफॉर्म रॉड। अच्छा, ये कंटिन्यूअस बॉडी में 2 तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन तरीका, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सेंटर ऑफ एमआई सेम होगा, चाहे वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो
1D body, that is uniform rigid rod, uniform rigid rod of mass m, length l, मास m लेंथ l, ठीक है। इसका आप जब रिजिड बॉडी आ गए तब एक ही बॉडी का अलग अलग, जैसे वहां 3 पार्टिकल का जो मैंने अरेंजमेंट बनाया था वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था। अरेंजमेंट को मैंने चेंज किया था क्या? नहीं किया था ना। लेकिन मैंने जैसे जैसे उस अरेंजमेंट के लिए एक्सिस का पोजीशन बदलता रहा, एमआई ऑफ द सेम अरेंजमेंट डिफर किया, ठीक है। उसी तरह एक रिजिड बॉडी का एमआई अलग अलग एक्सिस पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू का होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रॉड ले लिया ऑफ मास m लेंथ l, ठीक है ना। अब एक्सिस ले लिया एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्सिस कहां ले लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया हमारा एक्सिस। अब क्या है देखो, भले मेरे को नहीं पता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, बट एक्सिस पोजीशन से इतना तो पता है कि टोटल मास m है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्सिस इज डिवाइडिंग द टोटल लेंथ इनटू इक्वल पार्ट, मतलब आधा मास दोनों तरफ है, हाफ टू द लेफ्ट हाफ टू द राइट। तो हम लोग यहां ऐसे करेंगे कि एक तरफ अगर मान लेते हैं कि 100 एलिमेंट्स है तो दूसरी तरफ भी 100 एलिमेंट्स होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म रिजिड रॉड कह रहे हैं तो इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। फॉर यूनिफॉर्म रिजिड रॉड इसका मतलब है, दिस मीन्स मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी m बाई l इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू का है, टोटल मास m, l लेंथ, तो हर यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो m बाई l, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब है कि रॉड अगर रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस को हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सिस का पोजीशन कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब है ये सेंटर C से पास कर रहा है। लेट द एंड्स ऑफ द रॉड, ये जो रॉड का एंड्स है, दोनों एंड A और B है ना, ये दोनों लेंथ l/2 ऑन आइदर साइड, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट पोर्शन लेंगे, चूंकि जैसे मैंने कहा कि एमआई का जो लिखने का नेट एमआई का जो फाइंडिंग ऑर्डर है वो हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट, जो हर एक छोटा पॉसिबल सेगमेंट है उसका एमआई निकालेंगे, तो सभी एलिमेंट का एमआई का सम। चूंकि जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो ऑल द एलिमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सिस विल रोटेट अबाउट द एक्सिस इन सेम ऑर्डर, तो सबका एमआई एक ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन के कारण ऐड होगा। खुद सोचो तुम, थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। इट इज अ वन डायमेंशनल रॉड, it is a one dimensional rod if the axis is itself lying on the rod itself, if the axis lies on the rods, and then there will be no separation, in that case there will be no mi. But if the axis is found parallel to the rod, then definitely there will be a available separation, so obviously we can get the mi. We are coming to that part slowly, step by step. तो देखो, सबसे पहले यहां अगर मैं एक एलिमेंट पार्ट एज्यूम करूंगा, लेट दिस इज एन एलिमेंट पार्ट ऑफ लेंथ dx, dx लेंथ का मैंने कहा था कि जो बॉडी जिस डायमेंशन का होगा उसका एलिमेंट पार्ट भी उसी डायमेंशन को फॉलो करना चाहिए। तो रिजिड रॉड वन डायमेंशन का है तो एलिमेंट भी वन डायमेंशन का होना चाहिए, उसका भी एक अवेलेबल लेंथ होगा, एंड लेट इट इज located at a distance x from it,
ठीक है, तो एमआई ऑफ दिस एलिमेंट, उसको स्मॉल बॉडी है, स्मॉल पार्ट है, तो उसका एमआई वैल्यू भी छोटा होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो डी का मतलब है एमआई ऑफ एलिमेंट पार्ट, एमआई ऑफ एलिमेंट पार्ट अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है ना, एमआई ऑफ एलिमेंट पार्ट अबाउट गिवन एक्सिस। तो इसको लिखने का तरीका होगा, इसका मास dm इंटू इसका स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो एक्सिस से इसका अवेलेबल रेडियस हमने लिया है, उस रेडियस के अबाउट इसका उस एक्सिस के अबाउट उस रेडियल डिस्टेंस में वो कैसे रोटेट करेगा और उसका एमआई वैल्यू क्या होगा। तो dm कैसा लिखेंगे, dm है, dm को ध्यान से देखो, m/l इंटू dx, समझ में आया क्यों ऐसा लिखे, मास मानते हुए रोटेट करेगा, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन x होगा, तो dm इंटू आर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखने का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/l x स्क्वायर dx, ये हो गया di, एक छोटा सा एलिमेंट का mi। अब है कि पूरा रॉड को जब रोटेट कर रहे हैं तो ऑल these एलिमेंट्स like the given one, all possible elements will be rotating about the axis in same order. So total mi of the rod about this axis will be sum of the mi of all element portion. So therefore total mi हो जाएगा twice of integration of dm into x square for limit 0 to l/2। ट्वाइस क्यों किया, लिमिट को ध्यान दो, मैंने x का वेरिएबल लिमिट लिया 0 to l/2, यानी एक साइड पे जितना एलिमेंट होगा सबको इंटीग्रेट करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा दैट इनटू 2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ एक्सिस है, दोनों तरफ इक्वल मास है, एक तरफ जितना टोटल इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा दूसरे तरफ का भी इंटीग्रेशन रिजल्ट उतना ही होगा। तो that's why I will integrate the function for limit 0 to l/2 और into 2 कर देंगे। तो dm के जगह लिखेंगे dm x स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो वो हो गया m/l, बाहर है, इंटीग्रेशन में रहेगा x स्क्वायर dx, लिमिट 0 to l/2, तो 2m/l x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा x³/3, लिमिट 0 to l/2, 2m/3l, इंटीग्रेशन का लिमिट बैठाएंगे तो वो हो जाएगा l³/8 माइनस 0, है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया ml²/12। यानी कि जब भी एक रॉड को रोटेट कराया जाता है अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड। एक्सिस का पोजीशन को ऐसे कहा जा सकता है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। इस एक्सिस को CG एक्सिस कहते हैं, हाँ ICG भी लिखा जाता है इसको, ठीक है, इसको लिखा जाता है ICG, कारण जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है वहीं से ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा तो वो CG पोजीशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका ICG। इसको दूसरे टर्म पे डायरेक्ट कहा जाता है ICG, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तब ये mi होता है ml²/12। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ICG हम लोग बेसिकली शुरू में लैंग्वेज ऑफ एक्सिस क्या था हमारा, कि इट इज पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब ये सेंटर से पास कर रहा है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है।
तो जो सेंटर ऑफ मास है वही सीजी पोजीशन है फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सिस चूंकि सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड से पास कर रहा है, तो इसीलिए एम आई अबाउट दिस एक्सिस इज कॉल्ड आई सी जी एक्सिस। ये एक्सिस का आइडेंटिफिकेशन है, ये सी जी एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाला एक्सिस है। तो उसके अबाउट अगर रोटेट करेंगे रॉड को तो उसका वैल्यू आएगा ml²/12। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? हो गया, लिख लिया? अच्छा, इसी को अगर मान लो, इसी को अगर मैं रॉड को जो कि सेंटर से पास कर रहा है, अगर मैं केस 2 एक्सिस को एंड ऑफ द रॉड से पास कराऊं, रॉड को रोटेट कराऊं अबाउट एन एक्सिस passing through its one end and perpendicular to the length of the rod like this। ये रॉड का लेंथ एल, इसका मास एम है, अब ये एक्सिस है जो कि एंड ए से पास कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इसका एम आई तो मैकेनिज्म वही है, मैकेनिज्म में कोई अंतर होगा क्या? खाली लिमिट चेंज होगा। हमारा एलिमेंट ये है, इट इज ऑफ लेंथ dx, तो ये एक तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, ठीक है। तो एक्सिस इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। अब हमारा एम आई इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स आई ए यानी एक्सिस एट ए, तो उसका क्या होगा? अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। अब लिमिट ऑफ एक्स 0 to L, लिमिट ऑफ एक्स 0 to L, ठीक है। तो dm का कैलकुलेशन क्या लिखेंगे? m/l इंटू डी एक्स, ये हो गया dm दैट इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to L है। इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? देखो तो जल्दी बोलो, क्या आएगा? सेम आएगा? मारेंगे ना? हाँ हाँ, क्या ml²/3? हाँ ठीक, ml²/3 आया, बिल्कुल यही आएगा। फिर से x² dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3, लिमिट बैठाएंगे 0 to L, तो ये हो जाएगा ml²/3। समझ में आया? तो यानी कि रॉड को अगर आप परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ थ्रू सेंटर है ना, जो कि सी जी एक्सिस कहा, उसके अबाउट रोटेट करोगे तो होता है ml²/12, और वही रॉड को रोटेट कराओ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, तो तब उसका एम आई होता है ml²/3। ठीक है,